हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आपका फिजिक्स टीचर। इस वीडियो में आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें इन्हीं चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यू करा दिए जाएंगे। चलिए फिर आज हम अपने जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहले में फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल, जो आप 7th और 8th क्लास में पढ़ते आए हैं। लेकिन अब हम फोर्स को और एडवांस वे में जानेंगे। फोर्स क्या है? फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which can change the shape or size or state of rest or motion of a body। मतलब अगर कोई बॉडी अगर वो रेस्ट में है, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो मोशन में हो जाएगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, उनमें अगर हम फोर्स लगाते हैं वो रेस्ट में हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर कोई फुटबॉल है, फुटबॉल रेस्ट में है, आपने उसमें किक लगाई, फुटबॉल रेस्ट से मोशन में हो गया। यानी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमने क्या किया? हमने फोर्स लगाया। कैसे फोर्स लगाया? जब हमने फुटबॉल को किक की। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं मोशन से लेके। मोशन को हमें रेस्ट में लाना। एग्जांपल, कार है मोशन में, आपको उसको रेस्ट में लाना। कैसे लाएंगे? आपको पता है, आप ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो हमारी जो कार थी मोशन से रेस्ट में आई। कैसे आई? किसके थ्रू आई? फोर्स के थ्रू आई। फोर्स कैसे आया? जब आपने ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी होती है तो क्या फर्क फोर्स से क्या होता है। जब रिजिड बॉडी यानी ठोस, रिजिड बॉडी मतलब ठोस ऑब्जेक्ट, जैसे कि टेबल हो गई, कार हो गई, ठोस ऑब्जेक्ट। जैसे कार है, अब आपको कार को पुश करना है, मतलब कार को फोर्स लगाना है। आपने फोर्स लगाया तो कार क्या है? रिजिड बॉडी। आपने फोर्स लगाया तो क्या हुआ? रेस्ट से मोशन में हो गया। ठीक है। फिर जैसे दूसरा एग्जांपल, टेबल है, टेबल को आपने पुश किया, रिजिड बॉडी है, मोशन हो गया। अगर नॉन रिजिड बॉडी की बात करें, यानी नॉन रिजिड बॉडी मतलब लचीला, जैसे स्प्रिंग रबर, स्प्रिंग है, उसमें आपने फोर्स लगाया, उसको कंप्रेस किया, तो उसका फोर्स लगाने से क्या हुआ? साइज बदला। यानी रिजिड बॉडी अगर होती है तो उसे क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगी, अगर मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगी। लेकिन अगर हम नॉन रिजिड बॉडी की बात करें, यानी जो लचीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बात करें, तो अगर उनमें हम फोर्स लगाते हैं तो साइज और या फिर शेप चेंज हो सकता है उसका। जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको स्प्रिंग का। दूसरा क्ले का। क्ले आप लेते हो, क्ले सर्कल अपना ओवल शेप का क्ले ले लिया, आपने उसको ऐसे उसको दबा दिया तो उसका शेप चेंज हो गया, यानी फोर्स लगाने से उसका शेप चेंज कर दिया आपने। तो ये एग्जांपल थे कुछ, और ये मैंने लिख ही दिया आपके लिए। तो क्या लिखा है? फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। फॉर रिजिड बॉडी फोर्स कैन चेंज ओनली स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी, और नॉन रिजिड बॉडी के लिए क्या बताया मैंने? फोर्स कैन चेंज साइज, शेप, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। एग्जांपल दिए मैंने आपको। वे फोर्स क्या दिए थे? अगर आप फुटबॉल को आप किक करते हो तो वो मोशन में आ जाती है। अगर कोई कार मोशन में है, आपने ब्रेक अप्लाई किए तो वो रेस्ट में आ गई। इस स्लाइड का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया गया है। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का जो नया कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं।
चलिए फिर हम अपना अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये समझने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं। ये जो अभी हमने रफ करने का टाइम और अभी सीधा हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इसका मेन एक रीज़न है कि आपका जो कीमती समय है उसको बचाया जाए और आपका मेन फोकस जो कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सकें, और कुछ नहीं है। चलिए फिर हम अपना समझते हैं क्या है ये टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप होते हैं? मेनली फोर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से समझ आ रहा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो ऐड करता है दो बॉडीज के बीच में जब वो आपस में क्या हो, फिजिकली कॉन्टैक्ट में हो, मतलब आपस में जुड़े हों, वो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो फिजिकली कांटेक्ट में ना हो तब भी वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में बात करें तो सबसे पहली बात आती है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो कोई भी अगर दो बॉडी अगर आपस में स्लाइड कर रही है रफ सरफेस पे आएगी बात, तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर कोई दो बॉडी रफ सरफेस पे स्लाइड कर रही है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो उस मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक आप साइकिल चलाते हो, सब चलाते हैं, साइकिल चलाते आप पैडल मार रहे हो, आपने पैडल मारना बंद कर दिया, क्या होता है? मतलब कुछ समय बाद क्या होता है? आपकी साइकिल रुक जाती है। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये हुआ कि आपने जब पेडल मारना बंद किया, आपकी साइकिल क्यों रुकी? क्योंकि आपके जो साइकिल के टायर हैं और जो रोड है, दो बॉडीज हैं, उनका कांटेक्ट था। रफ और रोड क्या है? एक रफ सरफेस है, जिसकी वजह से मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में रोड ने क्या किया? आप पे फ्रिक्शनल फोर्स, आपकी साइकिल पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से आपकी साइकिल रुक गई। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो फोर्स होता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो फोर्स है जब कोई दो बॉडी एक दूसरे को इक्वल फोर्स लगाए लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जांपल एक देखते हैं, ये बुक एक डायरी है, मेरे हैंड पे है ये बुक। कोई अपने बुक का भी कोई वेट होगा, उसने फोर्स लगाया मेरे हाथ पे, मैंने जितना ऐसे मान चलते हैं इसने 5 मीटर फोर्स लगाया, क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने भी उसको 5 मीटर का फोर्स लगाया है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो फोर्स होता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे को सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो कैसे? बुक किस पे लगा रहा है? मेरे हाथ पे लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। मैं फोर्स बुक को लगा रहा हूं किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बात करते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कहाँ लगता है? टेंशन फोर्स 3 जगह लगता है, स्ट्रिंग, वायर और रोप में। स्ट्रिंग, वायर, रोप में टेंशन फोर्स तब क्रिएट होता है जब आप दोनों साइड से है नहीं अभी कुछ वायर ना को समझाते। टेंशन फोर्स, कोई वायर है, आप दोनों साइड से उसको पुल कीजिए। पुल करने पे एक फोर्स उस वायर में जनरेट होता है, मतलब ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से उस वायर में एक फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स को ही कहते हैं हम टेंशन फोर्स। अब बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स वो फोर्स होता है, स्प्रिंग अब लगाती है हम पे ताकि अपना ओरिजिनल शेप गेन कर सके। जैसे कि बताते हैं, स्प्रिंग है, मैंने बताया स्प्रिंग है, आपने उसको कंप्रेस किया, मैंने इतना तक कंप्रेस किया। स्प्रिंग क्या चाहेगी? मुझ पे फोर्स लगाना चाहिए। किस लिए लगाना चाहेगी? अपना ओरिजिनल शेप गेन करने के लिए और साइज गेन करने के लिए। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है? हमेशा जिधर हम लोग फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स। जैसे मैंने कंप्रेस किया तो स्प्रिंग किधर लगा रहा? फोर्स ऊपर लगा रहा। मैंने नीचे लगाया, वो ऊपर लगा रहा। हमेशा किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब जैसे कि इसको स्ट्रेच कर दिया, चलिए स्प्रिंग लिया, मैंने इसको खींच दिया, अब फोर्स किधर लग रहा है? मैंने किधर फोर्स लगाया? ऊपर लगाया।
स्प्रिंग किधर लगा रहा है, स्प्रिंग नीचे लगा रहा है, तो हमेशा स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स उसमें क्रिएट होता है रूप में। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी जानते हैं क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑल मासेस हैं जो भी यूनिवर्स में हैं, एक दूसरे में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन दोनों के बीच में, वही हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। मेनली मतलब जैसे कि हम अर्थ में हैं, हमारा कुछ मास है, हमारे अर्थ का बहुत बड़ा ह्यूज मास है। मेनली ऐसा होता है जैसे कोई हम लोगों ने एग्जांपल देते हैं, कोई बॉल है, हमने कुछ हाइट पे फेंका, सबको पता है हम लोग क्रिकेट सब खेलते हैं, हमने कुछ हाइट पे बॉल फेंका, वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करके वो नीचे आ रही, क्यों आ रही है, क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे अट्रैक्शन है, वो बॉल का क्या एक मास है, हमारी अर्थ का क्या मास है, लेकिन अगर बॉल और अर्थ का कंपैरिजन देखें तो अर्थ का बहुत ज्यादा मास है, जिसकी वजह से बॉल अट्रैक्ट हो जाती है अर्थ के द्वारा। इस वजह से किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो किसकी वजह से, मास की वजह से। किसकी वजह से, मास की वजह से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चार्जेस। चार्जेस मतलब नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे कब लगता है, जब हम पोल को क्लोज लाते हैं, मतलब कुछ डिस्टेंस पे उसको लाते हैं, लेकिन फिजिकली कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, वो ऑटोमेटिक फिर फोर्स अपना क्रिएट करते हैं। कैसे, जब हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब अपोजिटिवली अनलाइक पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल अनलाइक पोल्स हैं, जब उनको हल्का क्लोज में मतलब कुछ डिस्टेंस पे लाएंगे तब वो जितना उस समय फोर्स, जिसमें उस समय जो फोर्स लोग क्रिएट करेंगे वही हमारा कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। यहां तक आपको बता दिया। अब कुछ बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना भी बहुत जरूरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ग्रेविटेशनल रिपल्सिव नेचर भी है। आपने हमेशा देखा कि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पाई जाती है। लेकिन अगर हम इस पे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखेंगे, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। अब दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, जिसमें क्वेश्चन आता है कि फोर्स डिस्टेंस के कैसा प्रोपोर्शनल में है। तो फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। जैसे बताते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस, सेपरेशन ऑफ बॉडी, दो बॉडी का कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, अगर ये हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो हमारा फोर्स कम होगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली है, इनवर्सली है। अगर हमारा फोर्स बहुत ज्यादा होगा यानी उसका डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो कैसे है, इनवर्सली स्क्वायर में है। चलिए इसको नोट करिए, मैं साइड में जाता हूं। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स में सबसे पहले बात करेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की। आपको 5 सेकंड ये आता है, आप जवाब दीजिए तक का। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होप करते हैं आपने कमेंट में लिखा होगा क्या होगा यूनिट सी। एसआई यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और एक और चीज होती है, मेन आपको न्यूटन लिखना है, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले न्यूटन तो है, दूसरी एसआई यूनिट बताइए, तो आप क्या लिखोगे, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की
डाइन और ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। मतलब सीजीएस में क्या होता है, किलोग्राम जो होता है वो ग्राम में हो जाता है, जो मीटर होता है वो सेंटीमीटर में हो जाता है, और जो सेकंड होता है वो सेकंड में रहता है। ये चीज होती है। होप करते हैं आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। बहुत इसके क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बताइए न्यूटन और डाइन का क्या रिलेशन होता है। अभी हमने देखा कि न्यूटन और किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर सेम है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में भी पहले, क्योंकि डाइन हमें लाना। डाइन कैसे आएगा, जब हमें इस यूनिट को सीजीएस में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां से हम डाइन लाएंगे। तो 1 का 1 रहेगा, 1 केजी को ग्राम अगर करेंगे तो कितना होता है, 1 केजी को ग्राम में करेंगे कितना होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। फिर बात करते हैं मीटर की। मीटर को आप अगर सेंटीमीटर में करेंगे कितना होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और ये सेकंड इनवर्स स्क्वायर है ही। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। अब हमें यहां कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स किसके बराबर है, डाइन के बराबर है, तो लिख देंगे। यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 डाइन। ये हमारा रिलेशन हो गया किसके बीच का, न्यूटन और डाइन के बीच का। मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।